जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्रमुख जो अंतर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम 7-8 अंतर पढ़ेंगे और ये अंतर अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो इसमें आपके कम से कम 3 अंतर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। 3 अंतर मतलब आपके 6 नंबर इस वीडियो से पक्के होने वाले हैं। आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, 11वीं में पढ़ रहे हैं या फिर 12वीं में पढ़ रहे हैं, तो इस सभी कक्षाओं में अंतर पूछे जाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एकांकी नाटक में अंतर। बहुत ही ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एकांकी नाटक में अंतर। ठीक है, नाटक का छोटा रूप होता है एकांकी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम पहला अंतर देखेंगे कि एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। इसमें एक अंक होता है, इसमें अनेक अंक होते हैं। ठीक है, एकांकी में कम पात्र होते हैं, नाटक में अधिक पात्र होते हैं। ठीक है, एकांकी कैसी होती है? छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। ठीक है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की एकांकी है। और ये चीज भी आपको याद रखना कि एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती। कभी क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है, तो आपको बताना है एक घूंट। इसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। और इन्हीं का एक नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सज्जन, है ना, ये सभी नाटक किसके माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद के। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पात्र और छोटा बड़ा। अब देखना कितने अंतर में, और आगे जो अंतर आने वाले उनमें पात्र कम अधिक और छोटा और बड़ा, ये बहुत सारी चीजें अधिकांश में ये आता है। ठीक है, तो एकांकी में हमने क्या देखा कि एकांकी में एक अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी में पात्र कम होते हैं, नाटक में अधिक पात्र होते हैं। एकांकी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। ठीक है, एक घूंट जयशंकर प्रसाद की एकांकी है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का क्या है? नाटक है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा अंतर अगर देखें तो दूसरे अंतर में हम देखेंगे खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर। अब इसमें भी पात्रों की संख्या कम, छोटा और बड़ा ये आएगा। ठीक है, तो महाकाव्य जो होता है इसमें जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण। और खंड काव्य में किसी एक घटना का चित्रण होता है। खंड काव्य में किसी एक घटना का। महाकाव्य की एक शर्त होती है कि इसमें कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण और खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का चित्रण होता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या है? इसमें पात्रों की संख्या अधिक, इसमें पात्रों की संख्या कम। ठीक है, एकांकी और नाटक में भी देखा था कि एकांकी में पात्रों की संख्या कम, नाटक में अधिक। महाकाव्य बड़ा होता है, खंड काव्य छोटा होता है। वहां हमने देखा था कि एकांकी छोटी होती है, नाटक बड़ा होता है। रामचरितमानस ये क्या है? महाकाव्य। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। और जानकी मंगल ये क्या है? खंड काव्य है और इसके रचनाकार भी कौन है? तुलसीदास। ठीक है, तो महाकाव्य और खंड काव्य कई बार पूछा गया। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है, खंड काव्य में किसी एक घटना का चित्रण होता है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। ये बड़ा होता है महाकाव्य, और खंड काव्य क्या होता है? छोटा होता है। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। जानकी मंगल क्या है? खंड काव्य। ये अंतर आपको याद रखना। उसके बाद देखें तो कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, तो कहानी की कथा वस्तु कैसी होती है? संक्षिप्त होती है। उपन्यास की कथा वस्तु क्या होती है? विस्तृत होती है। कथा वस्तु मतलब होता है कि जो कथा होती है, जो कथानक होता है, उसे ही कथा वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो कथानक या कथा वस्तु है वो कैसी होती है? संक्षिप्त होती है। और कहानी में पात्रों की संख्या क्या होती है? कम कहानी में। और यहाँ उपन्यास आना था, उपन्यास में पात्रों की संख्या क्या होती है? अधिक। उपन्यासों में पात्रों की संख्या अधिक। कहानी क्या होती है? छोटी। उपन्यास क्या होता है? बड़ा। तो पात्रों की संख्या और छोटा बड़ा ये देखना आपने 3 नहीं 2 अंतर जो अपने पहले पढ़े उनमें सब में आया। ठीक है, तो नमक का दरोगा ये प्रेमचंद की क्या है? कहानी। और गोदान प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास। ठीक है, इसको देखेंगे कि कहानी की कथा वस्तु कैसी होती है? संक्षिप्त। उपन्यास की कथा वस्तु कैसी होती है? विस्तृत। कहानी में पात्रों की संख्या क्या है? कम। उपन्यास में पात्रों की संख्या क्या है? अधिक। कहानी क्या होती है? छोटी। उपन्यास क्या होता है? बड़ा। नमक का दरोगा ये प्रेमचंद का क्या है? प्रेमचंद की कहानी है। और गोदान प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास। ठीक है, उसके बाद हम देखें जीवनी और आत्मकथा में अंतर। तो जीवनी आत्मकथा में अंतर है कि जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है, स्वयं के जीवन पर लिखी जाएगी। अब देखना, जीवनी हम किसी महापुरुष मतलब किसकी लिख रहे हैं?
दूसरे की लिख रहे तो जीवन दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा स्वयं की लिख रही तो किसके द्वारा लिखी जाएगी? स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी काल्पनिक भी हो सकती है, जैसे हम किसी की जीवनी लिख रहे तो अब दूसरे की लिख रहे मतलब हमें सारी चीजें तो पता नहीं होती हैं, है ना, और हम स्वयं की लिख रहे तो हमें सारी चीजें पता होती हैं। तो जीवनी काल्पनिक भी हो सकती है, होती नहीं, हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। आत्मकथा सत्य घटना पर आधारित होती है क्योंकि ये हम स्वयं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आत्मकथा और जीवनी में अंतर कई बार पूछा गया। तो जीवनी किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी काल्पनिक भी हो सकती है, आत्मकथा सत्य घटना पर आधारित होती है, ठीक है। उसके बाद अगला अंतर है मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरा आपने पढ़ा होगा कि ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। तो मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, जबकि लोकोक्ति क्या होती है? ये पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है। मुहावरा का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। मुहावरा क्या होता है? छोटा होता है, लोकोक्ति क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। ईद का चांद होना ये मुहावरा है, घर की मुर्गी दाल बराबर ये क्या है? लोकोक्ति। ये पूछे ही जाते हैं अंतर। तो मुहावरा क्या है? वाक्यांश। लोकोक्ति क्या है? पूर्ण वाक्य। मुहावरा का प्रयोग क्या होता है? स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरा क्या होता है? छोटा और लोकोक्ति बड़ी। ईद का चांद होना ये क्या है? मुहावरा, और घर की मुर्गी दाल बराबर ये क्या है? लोकोक्ति, ठीक है। बहुत अच्छे से नोट भी कर लेना। उसके बाद है संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो संस्मरण खास घटनाओं पर आधारित, खास मतलब विशेष घटना, जैसे मान के चलो हमारे जीवन में कोई विशेष घटना, जिस घटना के बाद हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो गया, वो घटना क्या कहलाएगी? विशेष घटना। वो साधारण घटना ऐसी घटती रहती हैं। तो संस्मरण विशेष घटना या खास घटनाओं पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र कैसा होता है? साधारण घटनाओं पर आधारित होता है। संस्मरण वास्तविक अनुभवों पर, वास्तविक अनुभव जो स्वयं ने अनुभव प्राप्त किए हैं उन पर आधारित होता है। और रेखा चित्र कैसा होता है? काल्पनिक यानी कि कल्पना के आधार पर होता है, ठीक है। संस्मरण कौन सी शैली में लिखा जाता है? विवरणात्मक शैली में, यानी कि पूरा विवरण दिया जाता है, जबकि रेखा चित्र चित्रात्मक शैली में लिखा जाता है, मतलब ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिससे जो पढ़ने वाला है उसके मन में उसका क्या बन जाए? चित्र बन जाए, बिंब बन जाए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ें कि संस्मरण खास घटनाओं पर आधारित होता है, जबकि रेखा चित्र साधारण घटनाओं पर, यहाँ खास, यहाँ साधारण। यहाँ वास्तविक अनुभवों पर आधारित होता है, ये कैसा होता है? काल्पनिक। ये विवरणात्मक शैली में लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है? चित्रात्मक शैली में लिखा जाता है, ठीक है। इसको याद करें। उसके बाद आता है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। सबसे पहले तो ये जानना है कि राजभाषा, अब एक चीज में डाउट आपको, ये राजभाषा होता है ना कि राज्य, राज्य नहीं होता, क्या होता है? राज। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है? तो राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं, जबकि देश की संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा। राजभाषा नियमों में बंधी होती है, नियमों में बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा क्या होती है? स्वतंत्र होती है। राजभाषा की शब्दावली कैसी होती है? सीमित होती है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली कैसी होती है? विस्तृत होती है, ठीक है। तो ये तीन अंतर आपको जानना है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा, देश की संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा। राजभाषा नियमों में बंधी होती है, राष्ट्रभाषा स्वतंत्र होती है। राजभाषा की शब्दावली कैसी होती है? सीमित। राष्ट्रभाषा की शब्दावली कैसी होती है? व्यापक या विस्तृत होती है, ठीक है। उसके बाद अगला है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। तो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 10, है ना। अब जैसे वर्तमान में देखें तो भक्ति रस और जुड़ गया 11, लेकिन स्थायी भावों की संख्या कितनी? 10, और संचारी भावों की संख्या 33, ठीक है। एक रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, ठीक है। ये संचारी भाव के अंग नहीं है और ये स्थायी भाव के क्या है? अंग है। संचारी भाव स्थायी भाव के क्या है? अंग है, जबकि स्थायी भाव संचारी भाव के अंग नहीं है, ठीक है। इसको याद करेंगे। उसके बाद तो ये अंतर अपन ने आज पढ़े, और इन अंतरों में बहुत सारे अंतर, मतलब 3 अंतर तो आपसे पूछे जाते परीक्षा में, चाहे आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी पेपर उठा के देख लेना, अभी अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा जब भी आएगा, जब भी होगी आपकी, तब भी आपको ये अंतर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक लिखे नहीं है, नोट्स नहीं किए हैं, तो आप नोट्स भी कर लें और इनको बहुत अच्छे से समझ भी लें,
ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है, ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है दो आधुनिक काल के दो महाकाव्य और उनके रचनाकार के नाम। आधुनिक काल के दो महाकाव्य और उनके रचनाकार के नाम, ठीक है। तो सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।